हेलो, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। उसका आईपीओ की डिटेल्स हमारे सामने आ गई हैं। आईपीओ की डिटेल्स इस प्रकार है कि कंपनी ने जो प्राइस सेट किया है अपर बैंड वो 800 का लॉट साइज 800 का जो प्राइस बैंड है वो सेट किया अपर बैंड, और 760 का लोअर बैंड सेट किया। और यहाँ पर 18 शेयर्स का यहाँ पर जो है लॉट साइज है, और 76 रुपीज़ पर शेयर का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा गया है। इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी यू कैन गेट द बेनिफिट। एंड नेक्स्ट अब लेट्स सी कि कैसे देखने को मिलता है इस कंपनी के बारे में। सो एनएसडीएल को हम लोग सब जानते हैं कि जो हम लोग डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जब खुलवाते हैं तो वहाँ पर डीमेट अकाउंट जो खुलता है ये डीमेट अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जैसे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया, अगर हम लोग हमारे पास में अगर ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट है तो सीडीएसएल का नाम देखने को मिलता है, तो वो इसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है। तो इंडिया के अंदर में दो ही डिपॉजिटरी है मेनली जो कि काम आ रही है, तो एनएसडीएल और एक तीसरी एंड एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, दो ही हैं। सो एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा है, सीडीएसएल का पहले से ही लिस्टेड स्टॉक मार्केट में आई जो है शेयर्स ट्रेड हो रहा है। इसका जो आईपीओ हो 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में खुलने वाला है, और यहाँ पर जो इन्होंने अपर बैंड 800 का सेट किया है, टोटल यहाँ पर जो कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है वो है लगभग 16,000 करोड़ रुपए के आसपास में, राइट। सो दैट्स ए ह्यूज अमाउंट ओवर हियर। लेट्स सी अब कंपनी का जो कौन से अलग अलग टाइप के बिजनेसेस और करती है जहाँ से भी कंपनी रेवेन्यू कमाती है। सो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स कौन सा है, कितने क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग वी विल गो थ्रू, एंड बाद में कंपेयर भी करने की कोशिश करते हैं सीडीएसएल के साथ में, और देखते हैं कि कंपनी में आज के दिन कुछ वैल्यू नजर छोड़ी भी है या नहीं छोड़ी है, राइट। तो अब यहाँ पे कंपनी के पास में जो पैसे हैं, तो कंपनी के पास में तो कुछ भी पैसा जा नहीं रहा, सारे के सारे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो अपना स्टेक यहाँ पर बेचते हुए दिख रहे हैं कुछ ना कुछ। और यहाँ पर कंपनी के अंदर में प्रमोटर्स नहीं है, ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। तो यहाँ पर एफआईआई, डीआईआई, गवर्नमेंट या अदर्स में ही आपको देखने को मिलता है। यूजुअली सभी कंपनियों के अंदर में जैसे बैंकिंग वाली कंपनियां आती हैं काफ़ी सारी, एचडीएफसी हो गई, इनमें इनके अंदर में आपको प्रमोटर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं बिकॉज ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनियां होती हैं। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी आरएचपी। उससे पहले एक और बता दूं, अनलिस्टेड मार्केट से जिस भी भाई ने पिछले कुछ सालों के अंदर में इस कंपनी का आईपीओ उठाया है, मैं सॉरी शेयर्स उठाए हैं, उनको अच्छा खासा यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। और पहले भी जिन कंपनियों के आईपीओ आए हैं और पहले अनलिस्टेड मार्केट में थे, तो उन सभी के अंदर में हर भाई को नुकसान देखने को मिला है। सो इट्स ए बेसिक थिंग कि आप अनलिस्टेड मार्केट से ना उठाएं, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया है। जो बिचौलिए हैं वो बहुत ज़्यादा मार्जिन बीच में कमाने की कोशिश करते हैं और आपके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आप वहाँ पर अच्छे खासे लुट जाते हैं। तो आप काफ़ी यहाँ पर भी 25% से लेकर 40% तक का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पास में भी जो आईपीओज हैं उनमें भी 50% तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। आगे भी जो आने वाले जो आईपीओज हैं, जो भाई लोग अनलिस्टेड मार्केट से शेयर्स उठा रहे हैं, कभी कोई किस्मत अच्छी हो जाए तो बात अलग है, बाकी मोस्टली महंगा ही आपको आईपीओ के अंदर में लिस्टिंग देखने को मिलेगी। ये मतलब आपको महंगा ही जो है शेयर्स मिलेगा अनलिस्टेड मार्केट में आईपीओ के मुकाबले। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो ये अनलिस्टेड मार्केट में आज के दिन 1200 के आसपास में प्राइस चल रहा था इसका, 1250 के आसपास में, फिर फॉल कर गया 1100 के आसपास में, और अभी 800 पे आईपीओ आया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आईडीबीआई बैंक है, उसके पास में इस कंपनी के शेयर्स थे, वो अपने अच्छे खासे बेच रहा है। एनएसडीएल जो एनएसईआईएल इसके पास में इसके शेयर्स थे वो बेच रहा है, और यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उसके पास भी थे वो भी बेच रहे हैं। इनके पास में लगभग 72% मालिकाना हक था इस कंपनी के अंदर में बिफोर दी आईपीओ। आफ्टर दी आईपीओ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाने वाला है। नेक्स्ट अब यहाँ पर केसेस तो ऑफ कोर्स ये पता है एनएसडीएल है तो इसके ऊपर में केसेस तो होने ही हैं, एंड थोड़े बहुत केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से कंपनी पे कंटिजेंट लाइबिलिटी भी है, लगभग 125 करोड़ रुपए की तक का नुकसान भी हो सकता है अगर ये टैक्स वगैरह कंपनी को पे करने पड़ गए तो। अब इसकी अगर हम लोग शुरुआत देखते हैं तो इसकी शुरुआत जो है कंपनी की 1996 के अंदर में हो गई थी एज एन एनएसडीएल डिपोजिटरी लिमिटेड के नाम से, राइट। एनएसडीएल डिपोजिटरी के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया था प्रोटियन ईगो जीओवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। फिर इसको क्या किया गया, इसके जो प्रोटीन और थोड़े दिन पहले एक आईपीओ आया था प्रोटियन जीओवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का, वो इससे अलग हो गई बाद में, और जो पुराना जो डिपॉजिटरी वाला जो बिजनेस है वो इंटैक्ट रह गया, और 2012 के अंदर में एक अलग कंपनी बन गई जिसका नाम था नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, राइट। तो 2012 की जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है, दिस वन इज एक्चुअली जो बिजनेस चलता आ रहा है वो 96 से चलता आ रहा है, 2012 के अंदर में अलग हुई है प्रोटियन से, राइट। सो और गवर्नेंस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है प्रोटियन, जो है अपने आप में एक अलग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट की काफ़ी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है, एंड वहाँ से भी अच्छा खासा इस कंपनी को रेवेन्यू आज के दिन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी ने काफ़ी सारे माइलस्टोन्स वगैरह यहाँ पर अचीव किए हैं, तो उन माइलस्टोन्स को आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि
कौन कौन से माइलस्टोन्स इन्होंने कब कब अचीव किए हैं, कब कितना इनका जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, या फिर जो जिनके पास में इनके पास में वैल्यू, कितने सिक्योरिटीज़ की वैल्यू आज इनके पास में कब गई है, तो वो इनके माइलस्टोन्स थे। सब्सिडरीज की बात करें तो आज के पास में 2 सब्सिडरीज हैं और एक एसोसिएट कंपनी भी देखने को मिल रही है। सब्सिडरी, पहली जो सब्सिडरी जिसका नाम है यहाँ पर एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, उसके अंदर में इनका 99% मालिकाना हक है और वहां से भी इनका ठीक ठाक 82 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है और प्रॉफिट निकाल ले पा रही है 35 करोड़ रुपए का। तो एक सब्सिडरी से तो 35 करोड़ का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट आ रहा है। दूसरी है एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, इसके अंदर में भी इनका 80% के आसपास में मालिकाना हक, 90% के आसपास मालिकाना हक है और वहां से जो है ये कुछ खास कमाई आज के दिन नहीं कर रहे हैं, लगभग 1.5 करोड़ की ही कमाई कर रहे हैं, जबकि इसमें कंपनी का खर्चा बहुत हो रहा है, जिसके हम लोग आगे बात करने वाले। कंपनी इस पर्टिकुलर सब्सिडरी की वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, जिसकी वजह से सीडीएसएल के मुकाबले थोड़ी सी पीछे बैकफुट पे आ जा रही है इस पर्टिकुलर बैंक की वजह से। वी विल सी फॉरवर्ड कैसे। नेक्स्ट यहाँ पे इनकी एक एसोसिएट कंपनी भी है, उससे भी इनका कुछ रेवेन्यू आ रहा है। यस, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत, सॉरी, इसकी वजह से कुछ खास रेवेन्यू इनका अगेन नहीं आ रहा है। इसमें दो ये वर्टिकल जो एसोसिएट कंपनी है, इसमें बाकी भी जो डिपॉजिटरीज जैसे एनएसई है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, उनका सबका थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कंट्रीब्यूशन। तो ये जो डिपॉजिटरीज होती हैं, जो एक्सचेंजेस होते हैं, आपस में मिलकर कई बार कंपनियां खोलती हैं, वो उस टाइप की कंपनी है एसोसिएट, जॉइंट वेंचर जिसको हम बोल सकते हैं। जॉइंट वेंचर है वो, वैसे एसोसिएट नहीं, जॉइंट वेंचर। विजय चंडोक जी आज के दिन इस कंपनी को चला रहे हैं, मतलब उन्हीं का डायरेक्शन में मिल रही है और इनको जो डायरेक्टरशिप मिली है 2024 के आसपास में मिले, उसके बाद में उनके सानिध्य में ये कंपनी चल रही है। काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके पास में देखने को मिल रहा है। जो कंपनी प्रॉपर्टीज यूज़ करती है, एनएसडीएल जो प्रॉपर्टीज यूज़ करती है, वो मोस्टली ओन्ड है, जो कि मुंबई के अंदर में जैसे इनका ऑफिस है वो ओन्ड है। उसके अलावा दूसरे जो फ्लोर्स हैं जो कि वो भी इनके द्वारा ओन्ड हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एंड साथ में ही वो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ इनके जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर में, इंडिया के अलग अलग दूसरी जगहों पर अगर हैं इनके ऑफिसेस, वो सारे लीज पर हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो लोगो, जो नाम जो है वो ई प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से है, के पास में राइट्स हैं, बाकी इन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन 450 एम्प्लॉइज टोटल मिला के इसमें पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं। इनके जो बिजनेस मॉडल है, जो रेवेन्यू कमाने के जो तरीके हैं, उसके अंदर में एक तो जो ये डीपीज होते हैं, जैसे ज़ेरोदा हो गया, ग्रो वाले हो गए, इनसे ये काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू साल का लेते हैं। ट्रांजैक्शन का चार्जेस तो लेते ही लेते हैं, उसके अलावा इनके सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के चार्जेस भी, एनुअल फीस लेते हैं, उसके अलावा कस्टडी फीस लेते हैं कि आप अगर कॉर्पोरेट कोई क्लाइंट है उसको अपने शेयर्स हैं यहाँ पर इनको कस्टडी, एज ए कस्टडी रखवाने हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जो एफआईआईज होते हैं वो कस्टडी के अंदर में अपने शेयर्स रखवाते हैं, तो उसका भी ये लोग चार्ज लेते हैं। और रजिस्ट्रेशन फीस तो लेते ही लेते हैं, उसके अलावा ट्रांजैक्शन फीस जो कि हम लोग देते हैं, हर ट्रांजैक्शन जो कि हम लोग शेयर्स बेचते हैं तो पैसा कटता है। उसके अलावा अगर ई वोटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जो कंपनियां होती हैं उनको वोटिंग करवानी पड़ती है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, राइट, तो वोटिंग के तरीके से ही तो चूज़ करते हैं कि मैनेजमेंट में डायरेक्टर कौन रहेगा, राइट, कौन सा डायरेक्टर को चूज़ करना है, सीईओ किसको बनाना है, वो सब कुछ शेयर होल्डर्स ही तो चूज़ करते हैं, तो वो वोटिंग जो होती है वो इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है, तो उस चीज़ का ये चार्ज लेते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस फीस, कम्युनिकेशन फीस, जो जो बैंकिंग वाली जो इनकी कंपनी एनएसडीएल बैंकिंग, उससे कमाई होती है, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो मेनली जो इनकी कमाई है वो सॉफ्टवेयर से, ट्रांजेक्शन से और रजिस्ट्रेशन से और एनुअल फीस के हिसाब से होती है, और जो कि मेनली डीपी से ली जाती है, दैट मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिनको हम ज़ेरोदा, एंजल, ग्रो, इनको हम बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कमाई वहीं से हो रही है। आज के दिन जो कंपनी पैसा कमा रही है उसके अंदर में प्लेज और मार्जिन जो हम लोग करते हैं, जब हम लोग प्लेज करते हैं किसी शेयर्स को, अपने को पैसा मिले प्लेज करने के बाद में, उससे कंपनी का 8% के आसपास में रेवेन्यू आ रहा है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे तरीके हैं इनके पास में पैसा कमाने के। एंड इनके पास में जो मेनली जो क्लाइंट्स हैं ना, उनके पास में जो वैल्यू है, मतलब क्लाइंट कम है इनके पास में, बट जो उन्होंने सिक्योरिटीज इनके पास में रखी हुई हैं, शेयर्स की जो वैल्यू जो इनके पास में रखी हुई है वो बहुत ज़्यादा है। सो सीडीएसएल के पास में रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, इनके पास में हाई नेटवर्थ वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा है, तो इनके पास में जो सिक्योरिटीज़ है वो उनकी वैल्यू ज़्यादा है कंपेयरिंग विद दी सीडीएसएल। नेक्स्ट यहाँ पर इनका रिकरिंग रेवेन्यू, जो कि कंटिन्यूस रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर 261 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिला। ये वाली जो शीट है अभी जो आपके सामने है, इसको आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इनके पास में टोटल जो
आज के दिन इनके पास में जो अंडर द कस्टडी कितने रुपए की सिक्योरिटीज है, कितने रुपए के शेयर्स हो गए, चाहे प्रेफरेंशियल शेयर्स हो गए, चाहे डिबेंचर्स हो गए, चाहे कमर्शियल पेपर्स हो गए, सबकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, तो वो देखने को मिल रही है 5 करोड़ करोड़ की इतने वैल्यू के इनके पास में सिक्योरिटीज आज अंडर कस्टडी है इनके। तो काफ़ी ज़्यादा, जबकि सीडीएसएल के पास में इतने नहीं है, इनके पास में, बिकॉज इनके पास में हाई नेटवर्थ क्लाइंट ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर इंडिविजुअल और एचयूएफ की जो वैल्यू है, मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं उनकी जो सिक्योरिटीज की वैल्यू है वो लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास में ही है। बाकी जो 7 लाख नहीं, 70 लाख करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू है। बाकी जितने भी हैं यहाँ पर वो वैल्यू 4 करोड़ करोड़ की जो वैल्यू है वो जो अपर क्लाइंट्स हैं, दूसरे क्लाइंट्स हैं उनके। सो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ का ज़्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सबसे मज़ेदार चीज़ है कि लिस्टेड और अनलिस्टेड मार्केट की जो कंपनियां, उनका अगर देखा जाए तो सिर्फ 6,000 कंपनियां ही लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स इनके पास में, बाकी 73,000 कंपनियां जो कि अनलिस्टेड मार्केट में, उनके शेयर्स भी इनके पास में देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि ज़्यादातर जो इनका रेवेन्यू है, सोर्स है, वो अनलिस्टेड मार्केट से भी अच्छा खासा आ रहा है। नेक्स्ट इनके पास में टोटल क्वांटिटी, जो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो वो यहाँ पर देखना 475, सॉरी 75 नहीं, यहाँ पर लगभग 4,75,000 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। कोई शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, किसी शेयर की वैल्यू 500 रुपए है, किसी जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, बट ऑन एन एवरेज निकल के आ रही है लगभग 100 रुपए की वैल्यू निकल के आ रही है पर सिक्योरिटी, एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं, लेट्स सी क्या यहाँ पर देखने को मिलता है हमारे सामने। ओके सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कितने हैं इनके पास में 294, जैसे डीपीज, एंजल, जीरो दैट टाइप की, इस टाइप की जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपीज कितनी है। सो किसी के प्राइवेट डीपीज हैं, कुछ किसी ने अलग से अपना ही ब्रोकरशिप लाइसेंस ले रखा है, एवरीथिंग। सो 294 इनके पास में रजिस्टर्ड आज के दिन, एंड इसके बारे में आप लोग आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यही मेन चीज़ें थी, ये दोनों शीट्स के अंदर में आप लोग अलग से देख सकते हैं। ये अच्छा खासा रेवेन्यू तो ई वोटिंग वाले तरीके से बैठा रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 10 लाख रुपए ये एक बार ई वोटिंग करवाने के ही ले रहे हैं। बाकी अलग अलग तरीके हैं इनके, सोर्सेज हैं कमाने के तरीके, मतलब उनको आप लोग आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों शीट्स में आप लोग बैठ के देख सकते हैं। एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं आपको, इनके बेसिकली तीन कंपनियां जैसे कि हमने देखा था, तो तीनों कंपनियों में से अगर प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो ये 22% का प्रॉफिट पीएटी निकाल ले पा रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन निकाल ले पा रहे हैं रेवेन्यू के मुकाबले। तीनों कंपनियों का अगर हम लोग कंबाइंड देखते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन 24% के आसपास में, और रिटर्न ऑन इक्विटी 17% ऑन एवरेज निकाल ले पा रहे हैं, तीनों कंपनियों का कंबाइंड देखते हैं तो। अब यहाँ पर आप लोगों का किसी भाई को कंफ्यूजन रह गया है, तो ये जो सर्विसेज, इनके जो डीमेट अकाउंट है उनके अंदर में हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं सिक्योरली, से शेयर्स रखते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स, वारंट्स, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, आरईआईटीज, इनविट्स, एआईएफ्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, इनफैक्ट इंश्योरेंसेज वगैरह भी रख सकते हैं, और ईटीएफ्स वगैरह हो गया, गोल्ड हो गया, सीजीबी हो गया, म्यूनिसिपल डेट हो गया, ट्रेजरी बिल्स, सो मेनी थिंग्स वी कैन कीप विद देम सिक्योरली, राइट। सो ये कस्टोडियन है, बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है, कस्टोडियन, एनएसडीएल इज ए कस्टोडियन। अब थोड़ा सा हम कंपनी का रेवेन्यू चीज़ों के ऊपर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कंपनी की और चीज़ों के ऊपर में। सो लेट्स बैलेंस शीट को देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट की जो साइज देखने को मिल रही है उसमें 3,000 करोड़ रुपए पूरी कंपनी में लगे हुए दिख रहे हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा ही है 2,000 करोड़ रुपए के आसपास में। तो दैट मीन्स डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है, ज़्यादा लोन नहीं है। एंड ये जो पूरा पैसा है ये कहाँ पर लगा हुआ, तो मेनली जो पैसा है ये इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है। और इन्वेस्टमेंट भी हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो मोस्टली इन्होंने या अपनी एक तो जो जॉइंट वेंचर है उसमें लगा रखे हैं, एक ओएनडीसी है जो कि अपने जो नेट ई कॉमर्स जो बिजनेस है उसके अंदर में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ उसमें चल रहा है, काम चल रहा है, उसमें इनको पैसा लगा हुआ है। बाकी इनके डिबेंचर्स के अंदर में पैसे लगे हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट्स इनके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में भी इनका ठीक ठाक पैसा लगा, बट यूजुअली इनका जो पैसा है वो सेफ में ही लगा हुआ है। दूसरा अगर हम लोग चेक करते हैं तो और जो पैसा है इनका करंट इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, तो करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि इसी साल मैच्योर हो रहा है, दैट कम्स अंडर द करंट इन्वेस्टमेंट। सो मेनली इनका जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा जो अगर रेवेन्यू को हम लोग चेक करते हैं तो रेवेन्यू
1021 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 1300 करोड़ के आसपास में, यहाँ पे 1400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। तो अच्छा खासा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। साथ में अगर हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, इसके अलावा एक बार थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं सीडीएसएल का क्या हाल है। तो सीडीएसएल का जो रेवेन्यू है ईयरली बेसिस के ऊपर में लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1100 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है, जबकि एनएसडीएल का 1400 करोड़ के आसपास या 1500 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। दैट्स ह्यूज, क्योंकि एनएसडीएल के सीडीएसएल के मुकाबले एनएसडीएल ज्यादा रेवेन्यू कमा पा रही है। तो अब देख लेते हैं प्रॉफिट कौन ज्यादा निकाल ले पा रहा है और दिक्कत कहाँ आ रही है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सीडीएसएल का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 60% के आसपास में। दैट मीन्स कि अगर हम लोग इंटरेस्ट को निकाल दें और डेप्रिसिएशन को निकाल दें तो उससे पहले जो पैसा कमा रही है कंपनी वो ग्रोस मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो इसका अगर हम लोग चेक करते हैं तो वही जो मार्जिन है वो 32% के आसपास में आता है। तो ये कैसे हुआ? तो इसका इतना बड़ा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा आ रहा है, बट नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज अगर हम लोग एक चीज चेक करते हैं तो इनका जो अदर एक्सपेंसेस सेक्शन है तो इसमें 890 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। राइट, तो ये जो चीज है अदर जो है ये सीडीएसएल के अंदर में नहीं है इतनी बड़ी, तभी तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा निकल पा रहा है। तो ये जो अदर एक्सपेंसेस है इसमें कौन सा बड़ा खर्चा है, तो वो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, दैट इज दिस वन। इनका एक निकल के आ रहा है बिजनेस एंड रेमिटेंस एक्सपेंसेस। ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है, अगर आप लोग अदर एक्सपेंसेस सेक्शन चेक करोगे इनका, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पर, अगर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है तो लेट मी शो इट टू यू फर्स्ट। सो दिस इज द अदर एक्सपेंसेस सेक्शन एंड यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं तो दिस इज द मेन बड़ा सेक्शन जिसमें 658 635 करोड़ रुपीज ये रेमिटेंस एक्सपेंसेस हो रहा है। तो ये रेमिटेंस एक्सपेंसेस कहाँ जा रहा है? तो इनकी जो वो सब्सिडरी है बैंकिंग वाली, वहां पर इनका सबसे ज्यादा जो है ऑपरेशनल एक्सपेंस हो रहा है, जिसकी वजह से अब ये जो पर्टिकुलर बैंकिंग वाली चीज है ये सीडीएसएल के पास में तो है नहीं। अगर उसके पास में होती तो सेम उसके पास भी शायद यही खर्चा हो रहा होता, और वो ज्यादा कमाई भी इनका जो बैंकिंग वाला जो सब्सिडरी वो कमाई नहीं दे रही है, पर फ्यूचर में दे सकती है, देयर आर चांसेस ऑब्वियसली। बट आज के दिन जो है रेवेन्यू वाइज अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं तो ये ज्यादा कमा नहीं पा रही है। बट पॉइंट ये है कि जो जिस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर में वो सीडीएसएल काम करे और जिस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर ये काम करे, उस पर्टिकुलर बिजनेस के हिसाब से ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों बराबर सा ही निकाल ले पा रहे हैं। ये जो सिर्फ सब्सिडरी की वजह से जो है यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल रही है। राइट, सो नाउ अब अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 341 करोड़ रुपए का निकाल ले पा रही है, और अपनी जो इसकी साथी है सीडीएसएल वो निकाल ले पा रही है 526 करोड़ रुपए। राइट, क्योंकि निकाल ही ला पा रही है। अब फ्यूचर के अंदर में हो सकता है कि ये इंक्रीज हो जाए, वो जो एनएसडीएल है उसकी बैंकिंग वाला लाइसेंस, वो जो सब्सिडी वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट आना चालू कर दे, उसके बाद में इसको भी बीट कर दे, देर आर पॉसिबिलिटीज। बट यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो एनएसडीएल के पास में ज़्यादा है, और जो ऑलरेडी क्लाइंट्स अगर हम लोग रेवेन्यू उसके वैल्यू के हिसाब से बात करते हैं तो वो एनएसडीएल के पास में ज़्यादा है। बट सीडीएसएल के पास में रिटेल क्लाइंट्स की ज़्यादा वैल्यू है, जिसकी जो रिकरिंग जो बेनिफिट है, रिकरिंग जो रेवेन्यू है वो सीडीएसएल के पास में ज़्यादा है आज के दिन देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसको वैल्यू कम मिलेगी। बट दो कंपनी सीडीएसएल की जो आज के दिन मार्केट में वैल्यू चल रही है तो वो चल रही है 35,000 करोड़ रुपए के आसपास में, और जो एनएसडीएल जो अपना आईपीओ लेके आया वो 16,000 करोड़ के आसपास में लेके आया है। तो लगभग 25,000 करोड़ के आसपास की जो वैल्यू है एनएसडीएल की कंपेयरिंग विद दिस वो होनी चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं पी और पीबी रेशियो भी निकाल लेते हैं, जिसके हिसाब से फिर हम लोग फाइनल एडवाइस पर फाइनल चीज पे पहुंचते हैं बेस्ड ऑन दिस लिमिटेड रिसर्च। सो कितना पैसा इसने कमाया? दैट इज अराउंड 3। ओके, एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, कैश फ्लो। कैश फ्लो इज गुड फॉर दिस कंपनी। कैश फ्लो में इस टाइप की कंपनी में कोई दिक्कत नहीं आती जिनका स्टेबल सा रेवेन्यू होता है। 341 करोड़ रुपए, 16,000। लेट्स सी, तो 46 का पी रेशियो है इस पर्टिकुलर कंपनी, सीडीएसएल का है 66 का। राइट, तो और यहाँ पर अगर हम लोग 25,000 करोड़ के आसपास में कंपनी पहुंच जाएगी तब इसका कितना हो जाएगा, लेट्स सी। तो हमने सही वैल्यू लगाई है या नहीं, तो सेफ जोन के अंदर में रहते हुए। राइट, तो ओके, तो 25,000 करोड़ तो नहीं, बट ऑब्वियसली लगभग यहाँ से 30-35% तक का छलांग ले सकता है। 30 से 50% के बीच में छलांग यहाँ पर ये कंपनी ले सकती है अगर इसको सीडीएस वाले लेवल के ऊपर में पहुंचना है तो, कमाई के हिसाब से। बाकी रेवेन्यू वाइज ये ज़्यादा कमा रही है, क्लाइंट की अगर कस्टडी वैल्यू वाइज ये ज़्यादा है इसके पास में, बट सीडीएसएल इज वेस्ट ज़्यादा है उसके पास में रिकरिंग पावर है। सो उसके हिसाब से आई थिंक इसको थोड़ी कम वैल्यू मिलेगी। आई एम
सीइंग दैट, बाकी ज़्यादा हो सकता है मार्केट ज़्यादा वैल्यू दे दे उसके भी मुकाबले, वो अलग बात है। एंड माय फाइनल टेक इज़ कि कंपनी के अंदर में लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों के अंदर में वैल्यू नज़र आ रही है। विश धड़ल्ले से यहाँ पर आईपीओ की फाइलें बहुत ज़्यादा लगने वाली हैं, बिकॉज काफ़ी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और आज के दिन इसका जीएमपी देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। सो आई एम होपफुल इन द लॉन्गर रन, शॉर्टर रन एंड इन द लिस्टिंग गेन, एवरीथिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं पूरे न्यू वीडियो के साथ में, बाकी सी यू टुमारो।